नमस्कार दोस्त, कैसे हैं। स्वागत है आपको यूथ जीके स्मार्ट क्लासेस में। किसी कारणवश आपका जो है ऑनलाइन क्लासेज जो है बंद था, नहीं चल रहा था, लेकिन ऑफलाइन क्लासेज जो थे वो चल रहे थे। और आज के बीच जो है पुनः हाजिर है ऑनलाइन क्लास में। और आज जो है सीरीज लेकर आए हैं जीके टॉनिक सीरीज। जीके टॉनिक सीरीज का क्लास पहला देखेंगे। आगामी एग्जाम जैसा कि आपको मालूम है, बिहार एसएससी सीजीएल लेवल का जो एग्जाम जो 23 तारीख को फर्स्ट सिटिंग का हुआ था वो कैंसिल हो गया है ऑलरेडी। तो इसका पुनः एग्जाम आपसे फिर जो है लिया जाएगा 45 दिनों के बाद। और भी जो भी एग्जाम आगामी एग्जाम है आपके, उसमें यह जो सारे प्रश्न हैं वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। यहाँ पर 10 सवाल लेकर है, 10 प्रश्न देखेंगे, डिस्कशन करेंगे फुल। लेकिन कहने के लिए 10 सवाल होगा, लेकिन यहाँ से 40-50 सवाल निकलेगा जो आपको आगामी परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक जो है एडम स्मिथ को माना जाता है। तो इसका तो आंसर हो गया ए, एडम स्मिथ, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आदर्शवाद, है ना, अगर आपसे पूछे कि आदर्शवाद समाजवाद, है ना, तो आदर्शवाद समाजवाद के जनक कौन है। रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन जो है वो आदर्शवाद समाजवाद के संस्थापक है। जबकि अगर आपसे पूछे वैज्ञानिक समाजवाद, तो कार्ल मार्क्स जो है यह किसके संस्थापक है। तो नोट कीजिएगा, यह वैज्ञानिक समाजवाद के जनक जो है कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि क्रांतिकारी समाजवाद के जनक कौन है, तो नोट कीजिएगा लेनिन जो है इसे क्या कहा जाता है, यह क्रांतिकारी, है ना, क्रांतिकारी समाजवाद के जनक जो है किसे कहा जाता है, लेनिन को कहा जाता है। यह परीक्षा दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि फेबियन समाजवाद के जनक कौन है, तो नोट कीजिएगा इसके जो जनक है वह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है वह फेबियन समाजवाद के जनक है। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है, वह क्या पूछता है, भारतीय समाजवाद के जनक। दोनों इस पॉइंट नोट कीजिएगा। भारतीय समाजवाद के जनक, है ना, यह कौन है, जेपी नारायण, यानी जयप्रकाश नारायण जो है इन्हें भारतीय समाजवाद के जनक कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, तो इसका आंसर हो गया एडम स्मिथ। लेकिन अगर आपसे पूछे आदर्शवाद के जनक कौन है, तो आपको बताना है क्या, रॉबर्ट ओवेन है। लेकिन अगर आपसे पूछे वैज्ञानिक समाजवाद के जनक, तो उसके जनक कौन है, कार्ल मार्क्स है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि क्रांतिकारी समाजवाद के जनक कौन है, तो वह कौन हो जाएगा, आपका लेनिन हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे मेरे भाई कि फेबियन समाजवाद के जनक कौन है, जो पिछली बार जो दरोगा एग्जाम हुआ था उसमें शायद क्वेश्चन पूछा गया था, तो वह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। लेकिन अगर आपसे पूछे भारतीय समाजवाद के जनक, तो नोट कीजिएगा भारतीय समाजवाद के जनक कौन है, जयप्रकाश नारायण है। इसे क्वेश्चन और इसे रिलेटेड जो पॉइंट है परीक्षा में काफी पूछा जाता है। इतना सवाल इसे जो परीक्षा दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है, तो सारे पॉइंट कर लीजिए। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल कहता है कि मुंबई में रैयत व्यवस्था कब लगा था, है ना, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक ना, मुंबई की बात करता है। रैयतवाड़ी की व्यवस्था की बात करते हैं। रैयत व्यवस्था, है ना, तो यह जो है टॉमस मुनरो तथा कर्नल रीड, इसके द्वारा जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है लाया गया था 1792 ईस्वी में।
और ये जब लाया गया था तो यह जो व्यवस्था था यह पहली बार जो है मद्रास क्षेत्र में लगा था। कहाँ? मद्रास क्षेत्र में लगा था। और कुल भूमि इसमें पूछता है कि कुल भूमि के कितने प्रतिशत एरिया पर, तो 51% एरिया पर लगा। लेकिन यहाँ पर सवाल आपसे पूछा है कि मुंबई में, तो मुंबई में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लगा था मार्कवुड के द्वारा वो 1835 में लगा था। अब आते हैं 1793। 1793 ईस्वी में, है ना, मालगुजारी, है ना, मालगुजारी या इसी को अस्थाई बंदोबस्त आया था 1793 ईस्वी में। और ये किसके द्वारा लाया गया था? तो यह थे कर्नवालिस के द्वारा। इसके प्रमुख जो प्रणेता थे वह कौन थे? कर्नवालिस। कर्नवालिस था, ठीक है, 1793 ईस्वी में आया था। और यह जो इसका जो क्षेत्र जो था, यह जो है इसका क्षेत्र जो था वह बनारस था, बंगाल था, प्लस में जो उत्तरी जो कर्नाटक था, उत्तरी कर्नाटक, उस इलाके में जो है यह अस्थाई बंदोबस्त जो लगाया गया था कर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। और यह कुल भूमि के बात करें, कुल भूमि के 19% एरिया पर यह लगाया गया था, ठीक है। और अस्थाई बंदोबस्त जो 1793 ईस्वी में आया, इसे जो है एक और नाम से जाना जाता है, सूर्यास्त कानून, है ना। सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछेगा कि सूर्यास्त कानून के नाम से किसे जाना जाता है? तो अस्थाई बंदोबस्त। इसके प्रमुख प्रणेता यह किसने लगाया? कर्नवालिस ने लगाया। यह जो है बनारस, बंगाल, उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में लगाया गया था और कुल भूमि का 19% एरिया पर यह लगाया गया था और इसे सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। 1819 की बात करते हैं तो 1819 में आया था महलवाड़ी व्यवस्था। तो इसके जो महलवाड़ी जो व्यवस्था था, इसके जनक कौन था? इसके व्यवस्था थे हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी जो थे वो महलवाड़ी व्यवस्था के जनक माने जाते हैं। और यह जो है कुल भूमि का जो है ना 30% एरिया पर जो है महलवाड़ी व्यवस्था लगाया गया था। लेकिन इसमें जो ब्याज की जो दर, जो कर टैक्स था ना, कर टैक्स, इसमें जो कर था ना यह तो भूमि पर था, लेकिन कर जो था ना उसमें 80% रखा गया था, लेकिन बाद में इसे घटाकर फिर 60% कर दिया जाता है। यह था सारे पॉइंट, अन्य पॉइंट परीक्षा से रिलेटेड ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अस्थाई बंदोबस्त पूछेगा, महलवाड़ी व्यवस्था पूछेगा, कितना भूमि पर लगा था और इसके प्रणेता कौन थे। उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त 93 ईस्वी में आया था, इसके प्रणेता कौन थे? कर्नवालिस थे। कुल भूमि का 19% पर लगा था। इसे सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर आपका हो गया 1835 बी नंबर। चलिए सर नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। चलिए ये सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल बनाइए। तीसरा सवाल 3 नंबर सवाल कहता है कि बृहस्पति के पास उपग्रहों की संख्या कितनी है। यहाँ से भी प्रश्न ज्योग्राफी से पूछा जाता है। बात करते हैं हम उपग्रहों की, किसकी? उपग्रह, है ना, उपग्रह की संख्या। तो नोट कीजिएगा 82, 79, 27, 14, 2, 1। यह जो होता है सबसे अधिक जो है शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण, मंगल, पृथ्वी। यानी सबसे अधिक जो
उपग्रहों की संख्या है वह 82 किसके पास है, शनि के पास है। उसका बृहस्पति के पास कितना है, 79 है। उसके बाद अरुण के पास 27 है, वरुण के पास 14 है, और मंगल के पास 2, पृथ्वी के पास 1 उपग्रह है जो चंद्रमा है। तो उपग्रहों की संख्या इसे जो है एक जगह आप नोट कर लीजिएगा। और 2, 6 कुल जो ग्रह की संख्या है 8 है, उसमें से 2 और बच गया, बुध प्लस शुक्र। तो बुध और प्लस शुक्र जो है इसके पास जो है उपग्रहों की संख्या 0 है। यह दोनों मुस्मात है, एक भी बेटा बेटी नहीं, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो बुध और शुक्र जो क्या है, इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। लेकिन शनि के पास 82 है, बृहस्पति के पास 79 है, अरुण के पास 27, वरुण के पास 14, मंगल 2 और पृथ्वी के पास 1 उपग्रह है। बृहस्पति के बाद जो उपग्रह है, सबसे बड़ा जो उपग्रह है जो एग्जाम में बराबर पूछता है वह है ज्ञानीमेड। कौन सा है, सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमेड। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे भोर के तारा या सांझ का तारा तो इसे कहा जाता है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो है ग्रह से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन था कि बृहस्पति के पास कुल उपग्रहों की संख्या कितना है, तो आपका आंसर निकल गया होगा 79, आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चौथा सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए, चौथा क्या कहता है। चौथा सवाल कहता है किसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। आधुनिक पद्धति से जो है विदेशों में अपना दूतावास जो है स्थापित किया था। यह जो है टीपू सुल्तान किया था। किसने किया था, टीपू सुल्तान किया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि डिंडीगुल में, कहा, डिंडीगुल में आधुनिक रूप से शस्त्रागार कि डिंडीगुल में आधुनिक रूप से शस्त्रागार की स्थापना किसने किया था, ये किसने किया था, हैदर अली ने किया था। हैदर अली से और पॉइंट लिखिएगा कि हैदर अली जो है यह स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना करता है हैदर अली। इसे तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि आंग्ल जो मैसूर युद्ध होता है वह 1967 से 69 के बीच होता है, वह हैदर अली के समय ही होता है। आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो आंग्ल मैसूर जो होता है 3 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जाता है। प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1967 से 69 तक चलता है। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वह 1980 से लेकर 84 तक चलता है। और तीसरा नोट कीजिएगा 1990 से 92 के बीच चलता है। ठीक है, पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वह मद्रास की संधि से खत्म हो जाता है। मद्रास की संधि होती है, उसके बाद खत्म हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो युद्ध जो होता है यह पेरिस के संधि से खत्म हो जाता है। यह जो होता है मंगलौर की संधि, किससे, दूसरा जो युद्ध होता है 1980 से 84 यह मंगलौर की संधि से समाप्त होता है। जबकि तीसरा जो होता है वह श्रीरंगपट्टनम की संधि से जो है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है समाप्त होता है। बालाजी बाजीराव यह प्रथम पेशवा था, पटना शहर के नाम से यह जाने जाते हैं। चलिए, तो सारे पॉइंट यहाँ पर हो गए। तो किसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था, टीपू सुल्तान। लेकिन पूछेगा डिंडीगुल में आधुनिक रूप से शस्त्रागार किसने बनाया, हैदर अली ने स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना किया। इसी समय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तीनों मैसूर एक साथ नोट कर लीजिएगा, एक साथ लिखिए जब भी पढ़े तो एक साथ, ताकि आपको याद रहे। 1967 से 69 होता है, मद्रास की संधि से समाप्त हो जाता है। 1980 से 84 दूसरा आंग्ल मैसूर होता है जो मंगलौर की संधि से समाप्त होता है। और तीसरा 1990 से 92 जो श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होता है। तो पहला कैंसर आपका निकल गया ए नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 5वां सवाल नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट सवाल देखिए, पांचवा सवाल क्या कहता है। पांचवा सवाल कहता है कि राज्य सूची पर देश के होता है वह शरीर के किस अंग से उत्पन्न या कहाँ से स्रावित होता है। इसका स्रावन जो होता है वो कहाँ से होता है, छोटी आंत से होता है। मुख से जो है वह टाइलिन निकलता है। क्या निकलता है, टाइलिन। यह जो टाइलिन जो है लार में पाया जाता है, जो भोजन को निगलने या पचाने में मदद करता है। जो भी हम भोजन करते हैं इसका पाचन क्रिया जो है हमारे मुंह से ही शुरुआत होता है। उसके बाद ठीक है, तो क्वेश्चन था कि लैक्टोज जो है उत्पन्न होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है लैक्टोज। तो लैक्टोज का उत्पन्न कहाँ से होता है, मुख से होता है। चलिए तो इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा, लैक्टोज का उत्पन्न जो होता है कहाँ से होता है, मुख से होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अमाशय से। उसके बाद पूछिएगा कि अमाशय से क्या निकलता है ना। तो अमाशय से क्या निकलता है, पेप्सिन। अमाशय से क्या निकलता है, तो नोट कीजिएगा, पेप्सिन का जो स्रावन होता है वह अमाशय से होता है। और अग्नाशय से क्या निकलता है, लाइपेज। क्या निकलता है, लाइपेज। तो अग्नाशय से लाइपेज निकलता है, अमाशय से पेप्सिन निकलता है ना। पेप्सिन निकलता है और मुख से टैलिन निकलता है। तो लैक्टोज जो है वह छोटी आंत से निकलता है। 6 का आंसर हो गया डी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सातवां। सातवां नंबर सवाल कहता है कि आर्सेनिक 74 का उपयोग किस में होता है। तो आर्सेनिक 74 का जो प्रयोग होता है वो किस में होता है, ट्यूमर में होता है। ट्यूमर के इलाज जब किया जाता है तो उसमें आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। कैंसर में किसका होता है, कोबाल्ट 60 है ना। कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है कैंसर में होता है। जबकि थायराइड जो ग्रंथि जो सक्रियता होती है, थायराइड जो घोंघा रोग होता है, इसमें जो किसका प्रयोग किया जाता है, आयोडीन जो है 131 का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। उसके बाद रक्त संचरण या रक्त व्यतिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम 24। सोडियम 24 Na24 का प्रयोग रक्त संचरण में होता है। ट्यूमर में आर्सेनिक 74 का, कैंसर में कोबाल्ट 60 का और थायराइड ग्रंथि सक्रियता में आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। ये सारे पर नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आठवां। आठवां सवाल कहता है किसका प्रयोग सोलर सेल में किया जाता है। सोलर सेल यानी सौर ऊर्जा। तो सोलर ऊर्जा जो होता है ना, यह प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश जो ऊर्जा होता है इसके सोझे जो है इसे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग जो है किया जाता है। सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मोटर को किस ऊर्जा में बदलता है, तो मोटर में हम विद्युत यानी लाइन देते हैं तब वह चलता है। पवन चक्की या चक्की आटा चक्की वगैरह चलता है। तो मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगर आपसे पूछे कि बल्ब, तो बल्ब क्या है, बल्ब में विद्युत देते हैं तब वह बढ़ता है। तो बल्ब जो होगा विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा या उसमें ऊर्जा में बदलता है। जबकि अगर आपसे पूछे क्या, लाउड स्पीकर है ना, तो लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत देते हैं तब वह साउंड में परिवर्तन होता है। तो यह सारे पॉइंट जो है परीक्षा दृष्टि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो किसका प्रयोग सोलर सेल में किया जाता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 9वां। नेक्स्ट सवाल कहता है 9 नंबर के भुगतान संतुलन में किसकी गणना होती है। तो भुगतान जो संतुलन होता है उसमें दृश्य वस्तुओं और अदृश्य वस्तुओं दोनों की गणना की जाती है। टेंशन हो जाएगा सी। अब दृश्य वस्तु क्या होती है, कोई भी वस्तु जिसे हम देख सकते हैं व्यापार होता है वह दृश्य व्यापार कहलाता है, यानी दृश्य वस्तु कहलाता है। और अदृश्य में जिसे हम देख नहीं सकते हैं, तो जितना भी सेवा से संबंधित जो भी है वो जो है इसमें आता है। तो सेवा क्षेत्र जो होता है वो अदृश्य वस्तु या अदृश्य व्यापार के अंतर्गत आता है। तो भुगतान संतुलन में दृश्य वस्तु अदृश्य वस्तुएं दोनों आता है।
ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए या बी दोनों। चलिए आज का 10वां और लास्ट सवाल देखते हैं। चलिए आज का 10वां और लास्ट सवाल कहता है कि मानव विकास सूचकांक किसने बनाया। तो मानव विकास सूचकांक जो है किसने बनाया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मानव विकास सूचकांक जो है यूएनडीपी ने बनाया। ठीक है, किसने, यूएनडीपी ने बनाया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मानव विकास सूचकांक, लेकिन अगर आपसे पूछे कि मानव विकास जो सूचकांक था इसकी अवधारणा है ना, अवधारणा किसने दिया, तो यह हो जाएगा महबूब उल हक। कौन होगा, महबूब उल हक ने मानव विकास की अवधारणा दिया था, लेकिन बनाया किसने, यूएनडीपी ने। अगर आपसे पूछे कि मानव विकास जो सूचकांक है यह प्रथम बार यानी पहली बार जो है किस राज्य ने जारी किया, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो होता है जो है वह मानव विकास सूचकांक जो है जारी किया था। तो क्वेश्चन था मानव विकास सूचकांक किसने बनाया, तो ये बनाया था यूएनडीपी ने। तो यह था आज का 10 महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।